हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। वहाँ हमने डिटेल में जाना था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आई वो कहाँ से आई, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे कि 3 डायमेंशंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आज हम अपने इस सिलेबस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसकी पहली एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 12.1 एक्सरसाइज को देखेंगे तो पिछले लेक्चर में जितने भी हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बातें की हैं उन्हीं पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। अब देखिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है। शायद 1 कप चाय लेकर के आप बैठें और चाय पीने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। देखिए, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों ही पार्ट में ये बताना है कि वो जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो उस कोऑर्डिनेट जिस ऑक्टेंट में होगा उस ऑक्टेंट का नाम क्या है। लाइक जैसे ये एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है -5 1 3। हमें इसके ऑक्टेंट का नाम बताना है बच्चों कि ये जो पॉइंट है ये इस किस ऑक्टेंट में है, उस ऑक्टेंट का नाम लिखना है। तो अगर आप सबने वो लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर देख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो आप इस ऑक्टेंट का नाम इजीली बता सकते हैं। इस ऑक्टेंट का नाम होगा OX डैश YZ, क्योंकि x नेगेटिव है तो x डैश y और z पॉजिटिव है, तो इस ऑक्टेंट का नाम हो गया OX डैश YZ। O स्टैंड फॉर ओरिजिन। ये हम लास्ट लेक्चर में ऑक्टेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर इस ऑक्टेंट का नाम लिखूं तो इस ऑक्टेंट का नाम होगा OX डैश Y डैश Z। X नेगेटिव है, Y नेगेटिव है, Z पॉजिटिव है और O स्टैंड फॉर ओरिजिन। इस ऑक्टेंट का नाम ये हो गया। ऐसे ही इस फर्स्ट के बाकी जो 2 पार्ट है वो आप इजीली कर सकते हैं। हमें उन ऑक्टेंट का नाम लिखना है उनके साइन को देख करके। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए गए हैं। हमें एक पॉइंट दिया गया है, ऐसे दूसरा पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है। हम फर्स्ट पार्ट पे बात कर रहे हैं। एक पॉइंट दिया गया है -4 3 6। मुझे इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। इस पॉइंट का क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इमेज। पॉइंट ऑफ इमेज निकालना है किसमें? इन XY प्लेन। इन XY प्लेन, XY प्लेन में इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इमेज निकालना है। तो जब भी कभी किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट का जब हम पॉइंट ऑफ इमेज निकालते हैं तो आप ये देखो, जो इसमें इंक्लूड नहीं है, कौन? Z इंक्लूड नहीं है ना, उसका जो कोऑर्डिनेट है, Z का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, Z का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है, उसका आप साइन चेंज कर दें, वही इसकी इमेज बनेगी। तो XY प्लेन में इस पॉइंट की इमेज क्या होगी? -4 3, कौन? Z नहीं है ना, इसका नेगेटिव मतलब -6। ये XY प्लेन में इस पॉइंट की इमेज हो गई। लाइक अगर आपसे ये कहता कि इस पॉइंट की इमेज बताइए इन ZX प्लेन, ZX प्लेन, तो Y नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे? जो Y वाला मैग्नीट्यूड है उसका साइन चेंज कर देंगे, तब इसकी इमेज क्या बनती? -4 -3 एंड 6। ये इसकी इमेज बनती। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हो गए, आप इजीली कर सकते हैं। पहले में सबके ऑक्टेंट्स के नाम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो एक पॉइंट दिया गया है और जो पर्टिकुलर प्लेन दिया गया है उस प्लेन से इमेज फाइंड आउट करनी है। जो इंक्लूड नहीं है उसकी आप क्या निकाल देंगे? उसके मैग्नीट्यूड का आप साइन चेंज कर देंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट दिया गया है -5 -3 एंड 2। राइट, मैग्नीट्यूड क्या क्या है? देखो, सिर्फ जब मैं बात करता हूँ ना मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मतलब किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को देख करके अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, लेंथ देखूं, तो लेंथ क्या क्या है? 5 3 2। लेंथ नेगेटिव में मेजर नहीं होती।
ये जो नेगेटिव लगते हैं ना, ये नेगेटिव ऑक्टेंट्स के अकॉर्डिंग लगते हैं कि कौन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। लाइक जब 2 डायमेंशनल चीज़ें पढ़ रहे थे तो लाइक क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में आपने सीखा था ना, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो अगर मैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, राइट, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में, तो लेंथ तो सबकी पॉजिटिव ही मेजर होगी, लेकिन उनके जो डायमेंशंस हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव लगता है ना, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है 5, 3, 2, और एक ऑक्टेंट में उन मैग्नीट्यूड के जो पॉइंट्स बने वो -5, -3, 2 बन गए। तो बताओ इतने ही मैग्नीट्यूड को लेकर के बाकी जो ऑक्टेंट्स हैं उनमें इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑक्टेंट्स की टेबल बताई थी ना, उस टेबल के अकॉर्डिंग बाकी सातों पॉइंट निकाल दो। आप देखिए उस टेबल को, आपने सबने नोट किया होगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग वो सारे पॉइंट निकाल देंगे। पहले ऑक्टेंट में देखिए, उस टेबल में पहले ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, तो आप इन तीनों को पॉजिटिव कर दें, 5, 3, 2, पहले ऑक्टेंट में ये पॉइंट ये रहेगा। दूसरे ऑक्टेंट में देखिए क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा ही था ना, तो x को नेगेटिव कर दें, y को पॉजिटिव और z को पॉजिटिव। ऐसे सातों के सातों ऑक्टेंट देख लोगे ना आप, इस एक को छोड़ करके, क्योंकि एक तो ये गिवन ही था, इसको छोड़ करके बाकी सातों ऑक्टेंट से इनके पॉइंट फिक्स कर दोगे ना, यू कैन डू इट इजीली, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने सारा सब कुछ सीखा हुआ है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है इसको सीखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, मतलब 3D के अंदर ये कोई पॉइंट है 1 2 5, किसी जगह पर कोई ये पॉइंट लोकेट है 1 2 5। इस पॉइंट 1 2 5 का, इस पॉइंट 1 2 5 का कोऑर्डिनेट एक्सिस से, व्हेन आई यूज द वर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब तीनों एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों से फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फिट ऑफ परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये आपका 3 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ कोई पॉइंट लोकेट है 1 2 5, ये कोई पॉइंट लोकेट है 1 2 5। इस पॉइंट 1 2 5 से, इस पॉइंट 1 2 5 से मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। व्हेन वी यूज द वर्ड फिट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये हम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं। व्हेनेवर 2 लाइन्स मीट एट परपेंडिकुलर, देयर मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्योंकि इसमें एक नहीं 3 आएंगे, तो फुट का प्लूरल फिट वर्ड यूज किया हुआ है, फिट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या क्या होंगे कि इस पॉइंट से एक तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब ये पॉइंट मुझे निकालना है, राइट। एक इस पॉइंट से फिट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब मुझे ये पॉइंट निकालना है, और एक इस पॉइंट से फिट ऑफ परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे आएगा, मतलब मुझे ये पॉइंट निकालना है। सॉरी, आप ये समझे, जेड एक्सिस बैक की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, ये ना समझे कि ओरिजिन से ऐसे आ गया, ये बैक की तरफ है, 3D में समझे। अब देखिए, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दिया। आप खुद बता देंगे कि ये जो ए है, जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये ए पॉइंट कितना होगा 1 0 0, वेरी गुड, 1 0 0 इस एक्स एक्सिस पे। ये अगर 1 2 5 है तो एक्स डिस्टेंस 1 है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 है, और इस एक्स एक्सिस पे वाई और जेड तो 0 रहेंगे। अगर मैं बात करूं इस y एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B कितना है 0 2 0, वेरी गुड, 0 2 0, और पॉइंट C कितना है 0 0 5। तो इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट 1 2 5 है, इस पॉइंट 1 2 5 के जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, दे आर रेस्पेक्टिवली 1 0 0, 0 2 0, 0 0 5।
राइट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके लिए छोड़ते हैं। एक बार मैं चाहता हूं आप उसको समझ करके आए और उसको करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो चलिए, इतने काम करने से हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी भी ये ना समझे कि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप बने रहें क्योंकि हम 12.2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब 12.1 तब तक कंप्लीट कर लें। 12.2 एक्सरसाइज में बच्चे हमारा कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले को हम 10th क्लास में भी पढ़ करके आ चुके हैं। आप सबने बहुत अच्छे से 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा। बस वही है, अब इसको 3 डायमेंशनली पढ़ना है। मतलब हमें एक कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 z1, 3D में है ये। आपने 10th में क्या देखा था? सिर्फ x1 y1 देखा था, लेकिन यहाँ पर एक डायमेंशन z1 और है, मतलब 3D में है। और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या मैं ये कहूँ मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की लेंथ बतानी है कि ये ए बी लेंथ कितनी बनेगी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें प्लस करके अब z2 माइनस z1 का स्क्वायर और आ जाएगा। यहाँ तक आपने 10th में 2 डायमेंशनली पढ़ा था, 3 डायमेंशनली में अब ये z वाले कोऑर्डिनेट और आ जाएंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब इस अकेले डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज हमारी 12.2 चलेगी। तो मैं बात करूं अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों ही पार्ट्स में आपको कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया गया है ए, जो कितना है 2 3 4। एक पॉइंट दिया गया बी, जो कितना है -1 2 -3। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, ए बी डिस्टेंस मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक लेंथ है और ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो ए बी मोड मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसकी लेंथ क्या बनेगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। फॉर्मूला यही है ना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप समझ लें। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, -1 -2 -3 आएगा ना, इसके अकॉर्डिंग -1 -2 -3 और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, बीच में प्लस। अब कितना आएगा 2 -3 -1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ऐसे ही -3 -4 -7 का स्क्वायर 49। इन सबको सोल्व करेंगे तो जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना आ गया? अंडर रूट 59 यूनिट। जरूर लिख दें इसको, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ का कोई ना कोई मेजरमेंट तो होगा ही, कोई ना कोई यूनिट तो होगी ही। तो मैंने क्या कह दिया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आया? अंडर रूट 59 यूनिट। समझ में आ गया? आप फर्स्ट के सभी पार्ट इजीली ऐसे कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरी एक्सरसाइज में ही ऐसा फ्लो चलता रहेगा। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अब की बार 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है A21, दूसरा पॉइंट है 1 -1 1। और आपसे ये पहले ही कहा हुआ है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 के इक्वल है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो 5 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं है, इस फॉर्मूले में लगा करके 5 के इक्वल रख करके हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कीजिए अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर 9। इसके बाद 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 5। अंडर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना।
अंदर क्या बच गया 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर हम खोल सकते हैं, कितना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस कितना 9 और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया आपका 10, ये यहाँ करके माइनस, तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो माइनस 15 आए और ऐड करे तो माइनस 2 आए, माइनस 5 प्लस 3, इसको मैं लिखूंगा। अब डायरेक्ट लिखा करो, आप 11th क्लास में पहुंच गए हो, अब डायरेक्ट लिखो। एक फैक्टर तो बनेगा a माइनस 5, एक फैक्टर बनेगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 5 और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। तो a की वैल्यू 5 हो सकती है और मे भी a की वैल्यू माइनस 3 हो सकती है। दोनों ही वैल्यू हो सकती है जब इनके बीच का डिस्टेंस 5 रहेगा। राइट बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके देखना है। उसमें एक पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पे। तो जब आप वो पॉइंट वाई एक्सिस पे मानेंगे ना, जब आप वो पॉइंट वाई एक्सिस पे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो पॉइंट आप 0 y 0 मान लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x और z तो 0 रहेगा। तो y एक्सिस पे वो पॉइंट आप क्या कंसिडर करेंगे 0 y 0, और फिर इस क्वेश्चन के जैसी कंडीशन लग करके वो y मिल जाएगा, y की वैल्यू इसमें रख करके आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। राइट, सो यू कैन डू इट इजीली क्वेश्चन नंबर 3। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं सिर्फ, और दोनों ही पार्ट्स में आपको ये बताना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। जैसे 4th के फर्स्ट पार्ट में हमारे सामने 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। जरा बात को समझे, इसके पीछे जो मैं रीजन दूंगा उस रीजन को समझे। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन जो मैं बात बताऊंगा उसको ध्यान से समझना आप। अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। पहली बात तो ये, जब भी ये कहा जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट और ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पे है, सेम लाइन पे वो तीनों पॉइंट हैं। अब देखिए, अगर मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों का डिस्टेंस निकालूंगा। किस किस का? मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, मैं बी सी डिस्टेंस निकालूंगा और मैं ए सी डिस्टेंस निकालूंगा। मतलब ए बी डिस्टेंस का मतलब ए से बी की लेंथ, बी सी डिस्टेंस का मतलब बी से सी की लेंथ, और ए सी डिस्टेंस का मतलब ए से सी की लेंथ। मैं ये तीनों लेंथ्स निकालूंगा। अगर इन तीनों लेंथ में क्या हो, अगर इन तीनों लेंथ में, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इन तीनों लेंथ में जो सबसे बड़ी लेंथ है, जो सबसे बड़ी लेंथ है, अगर वो बाकी 2 के सम के इक्वल हो, तो मैं कहूँगा कि ये कोलिनियर है। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए तो कोलिनियर कहना, नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि इस बात का तो मुझे पता ही नहीं कि पॉइंट ए पहले है या लास्ट में है। ऐसा भी तो हो सकता था कि पॉइंट बी पहले हो, सी बीच में और ए लास्ट में हो, ऐसे भी तो ऑर्डर हो सकता था इनका। तब क्या होता? तब तो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी होता। तो अगर आपने ऐसे रट लिया, समझ जान लिया, फिर आपके दिमाग में कहीं अगर ऐसे प्रूव हो रहा है तो आप समझोगे गलत पढ़ा है हमने, तो अब भूल जाओगे। मैं जो बता रहा हूं उसको आप नोट करें, उसको समझे। मैं क्या बता रहा हूं, इन तीनों की लेंथ निकालो, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, हो सकता है सबसे बड़ी लेंथ ए सी हो सकता है सबसे बड़ी लेंथ ए बी हो सकता है सबसे बड़ी लेंथ सी बी हो, बस यही तो हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो बाकी 2 के सम के अगर इक्वल आए तो मैं कहूँगा दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको क्या करना है, अब आप फटाफट से इनकी सबकी लेंथ निकाल लीजिए।
हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाली। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ये बनेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, बीच में प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस 1 माइनस माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। ये बन गया अंडर रूट 14 यूनिट, अंडर रूट 14 यूनिट। अब इस पे चलते हैं, बी सी डिस्टेंस, तो यहाँ से -2 का स्क्वायर 4, ये -6 का स्क्वायर 36 और ये -4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 56 आएगा। अंडर रूट 56 आ गया। इस 56 को मैं 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और ये 2 अंडर रूट 14 यूनिट बन गया, 2 अंडर रूट 14 यूनिट बन गया। ऐसे ही अब मैं ए सी लेंथ निकालूंगा, ए से सी का डिस्टेंस निकालूंगा, ये बनेगा अंडर रूट 0 माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1, बीच में प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, और ये -3 -1 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4, ये आएगा अंडर रूट 14 यूनिट। देख पा रहे हो कुछ? सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? सबसे बड़ी लेंथ 2 अंडर रूट 14 है। तो जो सबसे बड़ी लेंथ है बी सी, ये बाकी दो के सम के इक्वल है ना, ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल है ना, बताइए। तो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आप लिख सकते हो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इसमें ऑर्डर क्या होगा? इसमें ऑर्डर क्या होगा? बी और सी और ए बीच में। तो इन दो, अब आप बी ए लेंथ कहो या ए बी लेंथ कहो, बात एक ही होगी। ये ए सी लेंथ कहो या सी ए लेंथ कहो, बात एक ही होगी। वो उन दोनों का सम इस लेंथ के इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों ही एक ही लाइन पे है। पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। These 3 points are given और हमें प्रूव करना है these 3 points are the vertices of a equilateral triangle। प्रूव करो ये तीनों किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आप समझ सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर कोई है तो उसकी तीनों साइड की लेंथ सेम होगी। तो यहाँ मैंने कहा कि इन तीनों वर्टिसेस से अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, तो मैंने ये पॉइंट ए बी सी ये वर्टिसेस कह दिए। ए कितना हो गया? 1 -1 -5, बी हो गया 3 1 3 और सी हो गया 9 1 -3। तो आप क्या करेंगे? आप ए बी आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी लेंथ निकालेंगे, आप बी सी लेंथ निकालेंगे, ये निकालेंगे और आप ए सी लेंथ निकालेंगे। अगर ये तीनों लेंथ इक्वल आ जाए, ये लेंथ ये तीनों लेंथ अगर इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। एक चीज मैं आपके सामने यहां पर और रख रहा हूं, इस कोलिनियर वाले में ही मैं आपसे रिलेट करा रहा हूं। देखना, कोलिनियर में आपने क्या देखा कि अगर सबसे बड़ी लेंथ बाकी दो के सम के अगर इक्वल है, तो मैंने क्या कहा? कोलिनियर का। अगर मैं इसमें एक बात ये बना दूं कि बच्चों जो ये 3 लेंथ आई है, अगर इन तीनों लेंथ का हम स्क्वायर करें, जो 3 लेंथ आई है तीनों लेंथ का क्या करें? स्क्वायर करें। मतलब मैं इसमें जो लेंथ ए बी है, उसका स्क्वायर करूंगा। जो तीनों लेंथ आई है उनका मैं स्क्वायर करूंगा। जो ए बी लेंथ आई है मैंने उसका स्क्वायर किया, जो बी सी लेंथ आई है उसका भी स्क्वायर किया, जो ए सी लेंथ आई है उसका भी स्क्वायर किया। मीन्स अगर आपको ऐसे 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स, आपने तीनों लेंथ निकाल ली। तीनों लेंथ निकालने के बाद आपने उनका स्क्वायर भी किया। स्क्वायर करने के बाद अब जो सबसे बड़ा है, स्क्वायर करने के बाद अब जो सबसे बड़ा है, अगर वो बाकी दो के सम के इक्वल आए, तो आप कहेंगे वो तीनों वर्टेक्सेस किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस है। क्या पाइथागोरस थ्योरम प्रूव नहीं हो गई यहाँ से?
पाइथागोरस अप्लाई नहीं हो गई। मैंने इसकी लेंथ निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, मैंने इसकी लेंथ निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, मैंने इसकी लेंथ निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद जो सबसे बड़ी लेंथ है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी तो वो तीनों वर्टेक्सेस किसके वर्टेक्सेस हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के। मैं इक्विलैटरल तो नहीं बोल गया था पहले, आई एम सॉरी, यहाँ बच्चों माफ़ी चाहूँगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद लेंथ का जब स्क्वायर आएगा तो लेंथ का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के अगर सम के इक्वल है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो पहले बता चुके लेंथ सबकी सेम आएगी। तो देखिए ये आया, हो सकता है मान लीजिए ये सबसे ज़्यादा आ गया, तो अगर AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो मैं कहूँगा ना ये पाइथागोरस अप्लाई हो गई। पाइथागोरस अप्लाई होगी तो इन तीनों वर्टेक्सेस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसा भी हो सकता था कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आए तो फिर ये साइड BC है। ऐसा भी हो सकता था कि AB का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आए तो फिर ये लेंथ AB है। गॉट इट? तो अब आगे एक दो क्वेश्चंस में अभी आएगा जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव नहीं कर रहा, उसमें पूछ रहा है कि 3 वर्टेक्सेस दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस है या नहीं है। तो आपको ये लेकर के चलना है। अगर ये स्क्वायर करने के बाद जो सबसे बड़ी लेंथ अगर वो बाकी दो के सम के इक्वल आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस है, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बात है, राइट, जो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 वर्टेक्सेस दिए गए हैं, A B C D, ये 4 वर्टेक्सेस दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है दीज आर द पॉइंट्स आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए रोम्बस। प्रूव करना है कि ये जो A B C D जो वर्टेक्स दिए गए हैं ये किसी रोम्बस के वर्टेक्सेस हैं। तो बच्चों ये रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर मुझे किसी भी फिगर को रोम्बस प्रूव करना हो, लाइक A B C D, ये अगर कोई रोम्बस प्रूव करनी है तो रोम्बस में क्या होगा? चारों साइड इक्वल होगी। लेंथ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू DA कहो या AD कहो, बात एक ही होगी। तो चारों साइड इक्वल दिखानी है आपको। अगर कोई भी फिगर कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर रोम्बस है तो उनकी ये चारों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। लेकिन चारों साइड इक्वल होना तो स्क्वायर में भी होता है, चारों साइड का इक्वल होना तो स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, रोम्बस में भी यही फॉलो होगा। एक चीज है जो उन दोनों को अलग करेगी, वो कौन? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। अगर मैं इस रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ निकालूं, लेंथ AC एंड लेंथ BD, ये लेंथ निकालूं, इनके डायगोनल्स की लेंथ निकालूं, अगर वो डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल ना आए, चारों साइड इक्वल लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि वो रोम्बस है, वो रोम्बस है। और स्क्वायर में क्या होगा? चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल और जो डायगोनल्स की लेंथ है, चारों साइड इक्वल और जो डायगोनल्स की लेंथ है वो डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल। लेंथ AC इज इक्वल टू लेंथ BD, तो मैं कहूंगा कि ये एक स्क्वायर है। हाँ नहीं, 90 डिग्री का भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे ना। हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सारी बात लेंथ पे कर रहे हैं, एंगल पे तो बात हो ही नहीं रही। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ रहा होता तो फिर मैं एंगल के तरीके से प्रूव करता, इनके स्लोप्स को 90 परपेंडिकुलर प्रूव करता। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे।
ये बात हो गई। दोनों में कोई क्या चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करेगी, समझ आया। अब ऐसा ही खेल पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी होता है। एक तो हो गई ये रेक्टेंगल, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल हो गई, और एक हो गई ये पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गई ए बी सी डी। दोनों में ही, रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी ए बी लेंथ निकालूंगा मैं फॉर रेक्टेंगल। फॉर रेक्टेंगल दिस ए बी लेंथ इज इक्वल टू डी सी लेंथ, ये लेंथ इसके इक्वल, और ये वाली लेंथ इसके इक्वल। ए डी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ। तो आमने सामने की लेंथ इक्वल आएगी, ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल। ऐसा ही पैरेललोग्राम में भी होगा, पैरेललोग्राम में भी ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल, पैरेललोग्राम में भी यही होगा, रेक्टेंगल में भी यही होगा। दोनों में कॉमन बात है ये। तो जो इन दोनों को अलग करेगा वो कौन, डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अगर मैं इस रेक्टेंगल में इस डायगोनल बी डी डायगोनल की लेंथ निकालूं और इस ए सी डायगोनल की लेंथ निकालूं, तो ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आएंगे। आई मीन अपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल एक दूसरे के इक्वल और आमने सामने वाली साइड एक दूसरे के इक्वल, तो हम कहेंगे रेक्टेंगल है। उन चारों वर्टेक्स से जो क्वाड्रेटर बन रही है वो रेक्टेंगल है। और अगर ये आमने सामने के इक्वल आ रहे हैं लेकिन डायगोनल्स, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मैं कहूँगा वो एक पैरेललोग्राम है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, इसको रोम्बस प्रूव करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस ए बी की लेंथ निकालिए, ए बी लेंथ निकाल लेंगे, आप इस बी सी की लेंथ निकालिए, आप इस सी डी की लेंथ निकालिए, और आप इस ए डी की या डी ए की लेंथ निकालिए। ये चारों लेंथ आपस में इक्वल आएंगे, ये चारों लेंथ इक्वल आएगी। अगर ये चारों लेंथ इक्वल है तो कंफ्यूजन है कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। फिर आप क्या करें, डायगोनल निकालें, ये ए को लेकर के सी को लेकर के ए सी की लेंथ निकाल लें, ये बी को लेकर के डी को लेकर के बी डी की लेंथ निकाल लें। अगर ये लेंथ ये ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ये चारों इक्वल आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये रोम्बस है। और 8 में 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऐसे 4 पॉइंट दिए गए हैं और उनको स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर में क्या होगा, ये चारों इक्वल और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आएगी, तब आप कह देंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जब भी कभी आपसे रोम्बस पे, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, पैरेललोग्राम पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, आइसोसेल्स ट्रायंगल पे, आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे, कोलिनियर पे क्वेश्चंस किए जाएं तो आप उनको इजीली बता देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट लगा करके, अगर उसमें वर्टेक्सेस दिए गए हैं तो। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कंप्लीट करें। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दें। तब तक आप इसको अच्छे से कर लें, ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इसके 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।